नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल अचानक से बनता है और फिर कुछ ही समय में गायब हो जाता है। आमतौर पर जब हम प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पृथ्वी या मंगल ग्रह का ख्याल आता है, जहां गैसों की परत अरबों सालों से परमानेंटली मौजूद है। लेकिन यूनिवर्स हमेशा हमारे सामने ऐसी पहेलियां पेश करता है जो साइंस के बेसिक रूल्स को चुनौती देती हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वर्चुअल साइंस क्लास में हम मिलकर इस एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री को डीकोड करते हैं और इस एनिग्मा ऑफ द एवनेसेंट एटमॉस्फेयर को परत दर परत खोलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा सिलेबस बड़ा लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। पहले हम समझेंगे कि ये एवनेसेंट एटमॉस्फेयर आखिर भला क्या है। फिर हम उस 1000 साल के काउंटडाउन की बात करेंगे। इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप के हैरतअंगेज डेटा पर नजर डालेंगे, दो मेन वर्किंग हाइपोथेसिस को कंपेयर करेंगे और एंड में देखेंगे कि इस पजल को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए आगे और क्या डेटा चाहिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, द एवनेसेंट एटमॉस्फेयर, अ मिस्टीरियस ओरिजिन। अब आप सोच रहे होंगे ये एवनेसेंट शब्द का मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब होता है एक ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्दी गायब हो जाने वाली। स्पेस में ऐसे कई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो साइज में बहुत छोटे होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें कर दिखाते हैं जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगती हैं। छोटे पिंडों की ग्रेविटी वीक होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर सकते। डेटा हमें क्लियर कट बताता है कि ये गैस की लेयर परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि या तो ये हाल ही में बनी है या फिर किसी अनजानी प्रोसेस ने इसको रिसेंटली रीन्यू किया है। बिना किसी ताजा प्रोसेस के इसका यहां होना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां से कहानी थोड़ी और इंटेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स नंबर 2 पर, द 1000 ईयर काउंटडाउन और एक रैपिड डिसिपेशन। खगोल विज्ञान या कॉस्मोलॉजी में जब हम टाइम की बात करते हैं तो कैलकुलेशंस मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स में होती हैं, राइट? पर यहाँ टाइमलाइन बिल्कुल अलग है और यही इसकी सबसे बड़ी अर्जेंसी है। इमेजिन कीजिए ईयर 0, जब ये रीसेंट फॉर्मेशन या रिन्यूअल की घटना हुई होगी। फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 500, एक तेजी से नष्ट होने वाली प्रक्रिया यानी रैपिड डिसिपेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिंड की ग्रेविटी इतनी वीक है कि गैस डायरेक्टली स्पेस में लीक होने लगती है और सटीक कैलकुलेशंस हमें एक शॉकिंग सच बताती हैं। ईयर 1000 आते आते टोटल डिसिपेशन, बिना किसी नई गैस की भरपाई के ये पूरा वायुमंडल गायब हो जाएगा। स्पेस की टाइम स्केल पर 1000 साल तो लिटरली पलक झपकने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस वक्त इस ऑब्जेक्ट को उसके एक बहुत ही रेयर और टेम्परेरी लाइफ साइकिल स्टेज में कैच कर रहे हैं। काफी इंट्रीगिंग है ना? तो अब इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जेम्स वेब टेलीस्कोप डेटा, सर्चिंग फॉर क्लूज। जब साइंस क्लास में कोई मिस्ट्री डीप होने लगती है तो हम अपने सबसे बेस्ट टूल्स निकालते हैं और यहां एंट्री होती है वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के डेटा ने आते ही एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया। देखिए, पहले जनरली ये माना जाता था कि इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फ्रोजन गैसेस यानी बर्फ जमी होगी जो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर इस एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर रही है। बट गेस व्हाट, वेब टेलीस्कोप को ऐसी किसी भी फ्रोजन सरफेस गैस का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस सॉलिड ऑब्जर्वेशन ने स्लो वेपर सस्टेनेंस वाली हाइपोथेसिस को कंप्लीटली खारिज कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अगर सरफेस पर बर्फ पिघल नहीं रही है तो भाई साहब ये गैस आ कहां से रही है? और यही ट्विस्ट हमें ले जाता है हमारे चौथे पॉइंट पर, टू वर्किंग हाइपोथेसिस। आखिर इस चमत्कार का स्रोत यानी सोर्स है क्या? चूंकि अब सरफेस आइस वाली थ्योरी फेल हो चुकी है, हमें एकदम फ्रेश एंगल से सोचना होगा। हमारे पास अब 2 सक्रिय परिकल्पनाएं यानी 2 मेन वर्किंग हाइपोथेसिस हैं। पहली हाइपोथेसिस है इंटरनल गैस रिलीज। इसके अनुसार इस सेलेस्टियल बॉडी के बिल्कुल डीप अंदर कोई बड़ी जियोलॉजिकल हलचल हुई, वहां का मटेरियल सरफेस पर पुश हुआ और उसने अचानक ढेर सारी गैस मुक्त कर दी। एक इंटरनल वॉल्केनिक कॉज, वहीं दूसरी हाइपोथेसिस बिल्कुल एक एक्सटर्नल कॉस्मिक इवेंट की बात करती है, कॉमेट इंपैक्ट। सोचिए कोई बड़ा धूमकेतु आकर इससे जोर से टकराता है। उस इंपैक्ट की भयानक ऊर्जा और धूमकेतु के खुद के मटेरियल ने मिलकर अचानक ये टेम्परेरी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। एक इंटरनल जियोलॉजिकल एक्शन वर्सेस एक बाहरी एक्सप्लोसिव इंपैक्ट। दोनों ही सिनेरियोज एकदम माइंड ब्लोइंग है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आते हैं इस क्लास के आखिरी और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, द नीड फॉर मोर डेटा, द नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए दोस्तों, एज अ साइंस कम्युनिटी हम लोग गेस वर्क पर नहीं चल सकते।
वर्तमान डेटा की बुनियाद पर हम किसी एक हाइपोथेसिस को विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस पहेली को परमानेंटली सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 आगे के एक्सपेरिमेंट्स प्रस्तावित किए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आधुनिक टेलीस्कोप से उस ऑब्जेक्ट का आंतरिक तापमान यानी इंटरनल हीट चेक करना। अगर सरफेस पर अनयूजुअल वॉल्केनिक हीट मिलती है तो ऑटोमेटिकली इंटरनल गैस रिलीज वाली थ्योरी प्रूव हो जाएगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट उस ऑब्जेक्ट के आसपास स्पेस में डस्ट डिब्रीज यानी टकराव से उड़ी धूल को ढूंढना। अगर हमें वहां आसपास धूल का बड़ा क्लाउड मिलता है तो बिंगो, वो कॉमेट इंपैक्ट वाली थ्योरी को कंफर्म कर देगा। तो जब तक ये नए डेटा नहीं आते तब तक द जूरी इज स्टिल आउट। तो इस पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको एक बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हाउ डज अ स्मॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्रीफली होल्ड ऑन टू एन एटमॉस्फेयर एट ऑल? एक छोटा सा पिंड जो यूनिवर्स के किसी अंधेरे कोने में है, वो कुछ वक्त के लिए ही सही अपना वायुमंडल कैसे होल्ड कर लेता है? ये सवाल फिजिक्स की हमारी समझ को बिल्कुल चुनौती देता है। जब तक फ्यूचर टेलीस्कोप्स अपने नए एक्सपेरिमेंट से और रोचक डेटा हमें नहीं भेजते, तब तक ये इवेपोरेंट एटमॉस्फेयर स्पेस साइंस के सबसे दिलचस्प मिस्ट्रीज में से एक बना रहेगा।